इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर BC, मान लीजिए ये है ABC, AD परपेंडिकुलर क्या है BC, ठीक है। यहाँ पे दे दिया गया BD जो है ये कितना है, तो यहाँ पे D है, BD 10 है, BD 10 है। उसके बाद DC जो है ये 10√3 है और AD कितना है 10 है, AD 10 है। तो कथा कोण A का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो कोण A का मान, अब त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर BC है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए चूंकि AD परपेंडिकुलर BC, तो इसी स्थिति में आपको निकालना है कोण A का मान, कोण A का मान। तो यहाँ पे टेन ABD, कोण ABD, टेन कोण A यदि देखिएगा तो क्या हो जाएगा, टेन कोण ABD बराबर ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर P/B, यानी 10, ठीक है। यानी AD बटा में DB 10/10, ये कितना होगा 1, यानी 45, ठीक है। तो इसका मान कितना निकल गया 45 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप देखें तो टेन CAD, तो देखिए टेन CAD, तो CAD ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको टेन थीटा बराबर P/B, यानी ये भी होगा आपको 10√3 बटा में 10 कट के √3, यानी कितना 60। इसका मान निकल गया आपको 60, ठीक है। उसके बाद देखिए हम निकाल लीजिए टेन CAD निकल गया 60। अब देखिए इसको, इन दोनों को यदि आप जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यानी कोण A बराबर ये है, इधर आपको ये 90 है, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो ये 90 है। हमको निकालना है कोण A का मान, तो ये कोण कितना निकल जाएगा, तो 90, ठीक है। 90 माइनस का 45, यानी ये कोण जो है निकल जाएगा 45, ये 45 और ये 60, तो 45 + 60 यानी 105, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन। देखिए कहता है x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर 0 में, तो यहाँ पे देखें यदि तो ये हो जाएगा x² + 2 x के पावर 4 + 2x² + 1 और माइनस x² बराबर 0, यानी x के पावर 4 + x² + 1 बराबर 0, ठीक है। अब यदि x² बराबर y मान ले तो क्या होगा y² + y + 1, ठीक है। तो यहाँ से y का जो मान निकल जाएगा ये निकल जाएगा कितना, तो देखिए तो y² + y + 1, यानी a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1, तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, यानी 1 का स्क्वायर -4 1 1, यानी कितना होगा, ये जो है -3 हो जाएगा, -3 जो कि लेस देन क्या होगा 0, ठीक है। तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है, यानी C ऑप्शन। देखिए कहता कि हंसों की संख्या के वर्गमूल का 7/2 भाग, देखिए 7/2 भाग एक हौज के किनारे खेल रहे हैं तथा शेष 2 हिस्सों में जो है पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। हंसों की कुल संख्या, तो यहाँ पे देखिए तो मान लीजिए कि हंसों की कुल संख्या यदि x है, तो हंसों की संख्या के वर्गमूल का 7/2 भाग एक हौज में खेल रहे हैं तथा शेष 2 हंस पानी में क्रीड़ा कर रहे हैं, ठीक है। यही बराबर होगा x के, ठीक। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, यानी 7√x बराबर हो जाएगा x - 2, 2 से गुना हो जाएगा, यानी 2x - 4, ठीक है। 2x दोनों ओर वर्क कर दीजिए, तो दोनों ओर वर्क कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 7, ठीक है। दोनों ओर वर्क करने पर 49x बराबर 4x² + 16 - 16x, ठीक है। यानी यहाँ से x का मान निकल जाएगा 16 और 1/4,
ठीक है 16 1/4 जो कि 1/4 संभव नहीं है, तो यहाँ पे हंसों की संख्या कितना होगा 16, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए इतना बराबर इतना है तो एक्स बाई वाई ये हो जाएगा कितना 10, यहाँ से कैंसिल 5 25 1/5। ठीक है तो एक्स का मान 1 और वाई का मान 5, तो 5 - 1/5 + 1 यानी 4/6, 2 दूनी 4 2 तिया 6 2/3 बी ऑप्शन। 34 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35। कहता है कि परीक्षण इतना इतना है का माध्य है इतना, तो कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए एक्स मीन बराबर होगा x1 + x2 होते होते xn/n। ठीक है तब तो यहाँ पे एन एक्स मीन बराबर क्या होगा x1 x2 ... xn। ठीक है ये हो जाएगा xn। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए सिग्मा i बराबर 1 से n तक xi - x मीन ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा देखिए x1 - x मीन प्लस x2 - x मीन होते होते कहाँ तक n तक, तो ये हो जाएगा x1 x2 x3 प्लस xn और माइनस में nx मीन। ठीक है माइनस में nx मीन, और इसका मान तो आपको पता है कितना है nx मीन - nx मीन कट के हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी सिग्मा i बराबर 1 से n xi - x मीन बराबर 0। देखिए कहता है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को 22 से छूते हैं, ठीक है दो वृत्त ठीक है 22 से छूते हैं तो दोनों वृत्तों से एक साथ घुमाएं कहता दोनों वृत्तों से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या। तो देखिए 1 2 और 3, तो स्पष्ट है कि स्पर्श रेखा की संख्या कितना है 3, यानी सी ऑप्शन। देखिए कहता है बारंबारता बटन जिसका जो है समांतर माध्य 33 है, तो बटन से के संभावित मानों का गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए कुल बारंबारता कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 3 7 दोनों 1 10 10 + 3 के। ठीक है तो कुल बारंबारता हो जाएगा 10 + 3 के, तो माध्य हो जाएगा माध्य दे दिया गया 33 बराबर 29 × 4। ठीक है 29 × 4 ये प्लस, ठीक है 29 × 4 फिर प्लस में 30 × 3 प्लस इतना इतना इतना, फिर इस सबको गुना करके ऐड करना है। ठीक है तो ये हो जाएगा आपको सबको यदि आप ऐड करेंगे तो यानी 29 × 4 प्लस 30 × 3 प्लस 30 प्लस के × 3 के प्लस में 34 × 2 प्लस में 62 × 1 और नीचे में ये जो टोटल आप ऐड किए हैं तो 30 + 3 के। इसको इधर लाइए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से के का मान आएगा 1 और 2, 1 और 2 आएगा। ठीक है तो के के संभावित मानों का गुणनफल 1 × 2 कितना होगा 2 हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। देखिए यहाँ पे क्या होगा तो लिख लीजिए 203। ठीक है माइनस नॉन रेकरिंग पार्ट 0 को घटाना है, बट एक पे रेकरिंग है 1 और 9, इस पे रेकरिंग नहीं है तो 0, तो ये हो जाएगा 203/90। ठीक है तो यहाँ पे यदि देखिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट। देखिए इसको आप ऐसे ले लें कि जिसे 2, ठीक है प्लस में 0.3 पे रेकरिंग इसको लिख सकते हैं। ठीक है तो 2 प्लस ये हो जाएगा 0 3 - 0 और नीचे में 1 पे रेकरिंग है तो 1 9 यहाँ पे 0। ठीक है अब यहाँ पे गौर कीजिए यहाँ पे 0 3, अब ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/30 2 प्लस 1/30 यानी 2 सही 1/30 2 सही 1/30, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि मार्च 2024 में आयुर्वेद को बढ़ावा देने हेतु आयुष मंत्रालय ने जो है किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो थाईलैंड। मार्च 2024 में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने थाईलैंड देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मार्च 2024 में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार लेन देन हेतु बैंक इंडोनेशिया से समझौता जो है ज्ञापन किया है। मार्च 2024 में भारत सरकार ने एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। जनवरी 2024 में भारत ने ओमान से सूचना प्रौद्योगिकी के लिए रूस के जो है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र विस्तार के लिए फ्रेंच गुयाना से जो हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए अर्जेंटीना से लिथियम खोज और खनन के लिए समझौता किया। फरवरी 2024 में शिक्षा मंत्रालय ने फीफा संगठन से देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए और महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई का जो उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन शेहरावत ने कितने किलो प्रतिस्पर्धा में जो है फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है, तो देखिए 40 का होगा बी 57 किलो। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन शेरावत ने 57 किलो फ्रीस्टाइल कुश्ती में जो है कांस्य पदक जीता है। भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में केवल एक पदक यानी कांस्य जीता है। भारत के लिए एक पदक अमन शेहरावत ने जो प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को हराकर जीता। नेक्स्ट है कि हाल ही में गौरव नामक अपने पहले लॉन्च रेंज गाइडेड बम का सफल जो है उड़ान परीक्षण किया गया। 48 का भी डीआरडीओ। तो भारत के डीआरडीओ ने हाल ही में अपने पहले लॉन्च रेंज गाइडेड बम गौरव का सफल उड़ान परीक्षण किया है। जून 2024 में डीआरडीओ द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल जो है एरियन टारगेट अभ्यास सिस्टम का अंतिम परीक्षण को पूरा किया है। डीआरडीओ के द्वारा हथियार प्रणालियों के लिए पश्चिम बंगाल के झुंझुनपुट गांव में एक परीक्षण केंद्र स्थापित करने की परियोजना शुरू किया है। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग है, जिसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में सशक्त बनाना है। डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य वलस्य मूलम विज्ञानम। कहा कि वर्ष 2024 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार यानी ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं, तो देखिए 42 का हो जाएगा ए अभिनव बिंद्रा। तो वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाली दूसरी भारतीय अभिनव बिंद्रा बन गए हैं। इनसे पूर्व यह सम्मान 1983 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। हालांकि अभिनव बिंद्रा जो है 2008 बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है जीता था। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किस मुस्लिम राष्ट्र में नवनिर्मित हिंदू मंदिर का जो है उद्घाटन किया है, 43 का सी संयुक्त अरब अमीरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई में नवनिर्मित हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। सऊदी अरब में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद बनाया गया। हाल ही में तेलंगाना में विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर बनाया गया। हाल ही में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर राजस्थान में बनाया गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में दुनिया का सबसे ऊंचे राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई। कदा किस भारतीय राज्य में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले जैव बैक्टीरिया की खोज की गई है, 44 का सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की जो है खोज की गई है। हाल ही में जो शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित अरावली के गर्म झरने में पाए जाने वाले जो अवायवीय जो लिग्रोसेल्यूलोज डिग्रेडिंग जो बैक्टीरिया
बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने की क्षमता रखा है की खोज की। नेक्स्ट है कि चौथे खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब जीतने वाले माइकल डिसूजा किस खेल से संबंधित है? 45 का होगा ए तैराकी। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब जीतने वाले माइकल डिसूजा तैराकी खेल से संबंधित है। इसमें जो प्रत्याशा रे की तैराकी में 4 स्वर्ण जीतने के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 14 से 29 फरवरी 2024 तक गुवाहाटी में आयोजित चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कुल 71 पदक, 32 स्वर्ण, 18 रजत, 21 कांस्य जीतकर जो है पहला स्थान पर है। विश्व का पहला एआई ह्यूमनॉइड महिला रोबोट सीओ बना है। 46 का होगा बी। तो देखिए विश्व का पहला एआई ह्यूमनॉइड महिला रोबोट सीओ बना मिका बना है। पोलिस रम कंपनी ये जो है डिक्टाडोर ने घोषणा किया है कि उसके फॉर्म का नेतृत्व करने के लिए एआई संचालित ह्यूमनॉइड महिला रोबोट मिका को नियुक्त किया गया है। महिला रोबोट जो सोफिया की नागरिकता देकर सऊदी अरब रोबोट को नागरिकता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। देश का पहला एंटी टेरर रोबोट दक्ष को डीआरडीओ द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 47 का सी सरोजनी नायडू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली जो पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू ने जो है 41वां कानपुर कांग्रेस अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। 9 अगस्त 1942 को जो ऑपरेशन जीरो आवर के साथ सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। 1917 कलकत्ता अधिवेशन की। ठीक है, फिर 1933 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती जो है नेल्ली सेनगुप्ता ने की थी और 1933 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता ने स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली केवल 3 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? 48 का ए रॉलेट एक्ट 1919। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट 1919 एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किए थे। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 कार्यकाल 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी का पहला आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ 1919 में सत्याग्रह था। फिर गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किए थे, होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थों शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटाई। कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? सी ऑप्शन। तो देखिए, वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। यह कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार असहयोग आंदोलन 1921 में 6 माह की जो है सजा हुई थी। तो सुभाष चंद्र बोस की पहली बार असहयोग आंदोलन 1921 में 6 माह की सजा हुई थी। उन्हें 11 बार जेल की सजा मिली थी। 25 अक्टूबर 1924 को सुभाष चंद्र बोस को जो मांडले वर्मा जेल में भेज दिया गया। 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस घायल हो गए थे और फिर उसके बाद उनके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। फिर 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय
प्रारूप मसौदा समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। कथा कि बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष खालिस्तान में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। 1913 बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष 1913 में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में। ठीक है। 1912 में अंग्रेजी कवि D.B. येट्स ने जो है टैगोर जी के काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किए। रमन प्रभाव के लिए C.V. रमन को 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1968 में कृत्रिम जीन का संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को दिया गया। 2001 V.S. नाइपॉल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है। 1917, 1944, 1963। नेक्स्ट है कि घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। यानी चंपारण आंदोलन ये अप्रैल 1917 में शुरू हुआ। चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 में। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद देखिए, उसके बाद है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो 1919 से 22। ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1919 से 22 और 1920 से 22। 1919 से 1922 और 1920 से 1922। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। कथा अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे खालिस्तान के पोते थे। 52 का ए चंद्रगुप्त मौर्य। तो अशोक जो है तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक के बृहत शिलालेख जो 12 में सभी संप्रदायों को समान और वृद्धि होने की कामना की गई है। भाब्रू वैराट लघु लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक का जो नामोल्लेख करने वाला गुज्जर लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के जो दतिया जिले में स्थित है। दीप वंश एवं महावंश के अनुसार अशोक जो निग्रोध के भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित उपगुप्त द्वारा दिया गया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसलो पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकोटर को हराया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त II के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आए। कहता है कि तुगलकनामा क्या है। तो सी ऑप्शन बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति। तुगलकामा जो है ये बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में तुगलकामा सैन्य रणनीति अपनाया था। बाबर ने आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में प्रथम अफगान राज्य समाप्त हो गया। बाबर ने 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त किया। 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर और मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में हुआ अफगानों के बीच हुआ जिसमें बाबर विजय हुआ। गौतम
गौतम बुद्ध का संबंध जो है किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो लुम्बिनी। तो देखिए गौतम बुद्ध का संबंध लुम्बिनी प्रसिद्ध स्थान से है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक कृत्रिम जो क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। युद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। बुद्ध ने सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की और भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जो है हिरण्यवती नदी के तट पर जो है स्थित कुशीनगर पहुँचे। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिवाचक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? 55 का होगा सी, दिल्ली। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर दिल्ली है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। विश्व में सबसे बड़ा आबादी वाला नगर टोक्यो है। विश्व में सबसे बड़ा आबादी वाला नगर टोक्यो है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो बी, इंद्रावती। इंद्रावती गंगा की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती नदी का उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी जिले के रामपुर धुयामूल से निकलती है। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नासिक जिले के त्रियंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। गंगा गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से निकलती है। गंगा भागीरथी एवं गंगा जो है भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है जो देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट देखिए कहता है किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? शेल्टर बेल्ट प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। मृदा अपरदन को मृदा की रेंगती मृत्यु कहा जाता है। तेज हवाओं की रफ्तार को कम करने के लिए जब खेत के चारों ओर पेड़ों को लगाया जाता है तो उसे शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। शेल्टर बनाने से हवा की रफ्तार खेत की ओर 60 से 80% कम हो जाती है। हर 300 मीटर पर शेल्टर बेल्ट्स की दूसरी लाइन बनानी चाहिए। मृदा जीव केचुआ को किसानों का मित्र, प्रकृति का हलवाहा और पृथ्वी की आंत, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर आदि कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ जो स्थानांतरणशील कृषि है की पद्धतियाँ हैं। जैसे चेना ये श्रीलंका में है, लेदांग मलेशिया में, तमराई थाईलैंड में, बेवार बुंदेलखंड में, कुरुआ झारखंड में, दीपा छत्तीसगढ़। कहता है कि भारत के संबंध में कौन सा सही है? तो ए ऑप्शन यानी ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित है। रेड डाटा बुक की सूची में प्रजातियों को उनके संख्या में गिरावट तथा भौगोलिक क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर कुल 9 वर्गों में विभक्त किया गया है। विलुप्त वे प्रजातियां जो विगत 50 वर्षों में अपने प्राकृतिक आवास में न देखी गई हो। वन से विलुप्त वे प्रजातियां जो अपने पारंपरिक आवास में नहीं पाया जाता है किंतु उन्हें कृत्रिम आवासों जैसे कि चिड़िया, ठीक है, एवं चिड़ियाघरों आदि में संरक्षित किया गया हो, ठीक है, ये विलुप्त प्रजातियां कहलाती है। अति संकटग्रस्त वे जीव जंतु जो पूर्णतः लुप्त नहीं हुई है परंतु वनों से विलुप्त होने के कगार पर है। संकटग्रस्त प्रजातियां संसार में अनेक जीव जातियां ऐसी हैं जिनके अस्तित्व पर भविष्य में संकट की संभावना है। असुरक्षित तो वे प्रजातियां जिनके वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना ही असुरक्षित प्रजातियां कहलाती है। संकटापन्न ऐसे प्रजातियां जिनके निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना होती है। संकटयुक्त तो इस श्रेणी की प्रजातियों को बहुत कम संकट होता है, इन्हें भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना नहीं होती है।
आंकड़े अपर्याप्त ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में आंकड़ों के अभाव या अपर्याप्तता के कारण संरक्षण की स्थिति और संकट का आकलन नहीं किया जा सकता। आंकड़े उपलब्ध नहीं ऐसी प्रजातियां जिनके संरक्षण की स्थिति का IUCN द्वारा आकलन नहीं किया गया है, इसके अंतर्गत शामिल नहीं की जाती। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताएं। यह है डोवर जलडमरू मध्य। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य जो है डोवर जलडमरू मध्य। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। यह अमेरिका और क्यूबा में के बीच स्थित है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है। नॉर्थ चैनल उत्तरी चैनल उत्तरी आयरलैंड और पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच स्थित है, जो आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। डोवर जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। कहता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है आपको आँख। तो देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र आँख कहलाता है। आँख तूफान का जो फोकस बिंदु है, जिसके आसपास तूफान घूमता। तूफान की आँख चक्रवात का केंद्र होता है और ज़्यादातर शांत मौसम का एक क्षेत्र है। आँख का जो है क्षेत्र सामान्यतः 20 से 50 किलोमीटर व्यास के बीच होता है। एक चक्रवात एक वायु द्रव्यमान है जो कम वायुमंडल दबाव के एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध के जो है दाईं और दक्षिणी गोलार्ध के बाईं ओर घूमती है। चक्रवात को हरिकेन, टाइफून, रेट्रोफोकिल स्टॉर्म, उसके बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म, ट्रॉपिकल डिप्रेशन आदि नामों से भी जाना जाता है। चक्रवात के विपरीत प्रति चक्रवात में मौसम साफ रहता है। कहता है निम्नलिखित कंपनियों और उनके मुख्यालयों के मिलान करें। तो यहाँ पर देखिए भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये नई दिल्ली में है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड, ये कोलकाता में। कौसे कोलकाता। तो कोल इंडिया कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। उसके बाद देखिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ये मुंबई में है। ठीक है, कहाँ है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये बेंगलुरु में है। ठीक है, भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता भारत का पहला समुद्री स्थान कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी। भारत का पहला समुद्री उद्यान जो है कच्छ की खाड़ी में, समुद्री उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान को 1980 में राष्ट्रीय पार्क तथा 1982 में समुद्री पार्क का दर्जा दिया गया। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। फिर है कि भीतरकनिका चिल्का गहिरमाथा, यह उड़ीसा में है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी पॉइंट केलामेरी, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, पुलिकट झील। अब देखिए सुंदरवन, फिर है कि हॉलीडे द्वीप, सजेने खाली अभयारण्य और लोथियन द्वीप, ये पश्चिम बंगाल में है। मालवान जो समुद्री अभयारण्य, घाने क्रिक फ्लेमिंगो, ये महाराष्ट्र में। कहता उष्मा चालकता से संबंधित कथनों का सही क्रम क्या है? पी। तो स्टील ग्रेटर देन जल ग्रेटर देन लकड़ी। तो उष्मा चालकता से संबंधित कथनों में स्टील, जल और लकड़ी सही है। वे पदार्थ जिसे उष्मा का प्रवाह आसानी से व शीघ्रता से प्रभावित होती हैं उसे उष्मा चालक कहते हैं। ताप बढ़ने पर शुद्ध धातुओं की चालकता घटती है। मिश्र धातुओं का ताप बढ़ने पर उष्मा चालकता बढ़ती है। मानव शरीर उष्मा का दुर्बल चालक परंतु विद्युत का सुचालक है। टांका धातु किसकी मिश्र धातु है? 64 का बी। तो टांका यानी शोल्डर में होता है लेड और टीन। ठीक है, क्या होता है? लेड और टीन। तो देखिए टांका धातु जो है 30% लेड और 70% टीन का मिश्र धातु है। ठीक है, कहता है टीन और लेड के जो है अतिरिक्त अन्य धातुओं के साथ भी टीन शोल्डर बनता है। टीन एंटीमनी लेड, टीन जिंक,
सिल्वर, टीन, लेड, सिल्वर आदि। कठोर सोल्डर तांबा, सिल्वर, टीन, जिंक, फास्फोरस, कैडमियम के मिश्र धातु होते हैं जिनका उपयोग जो भारी धातुओं के जो सोल्डरिंग में किया जाता है। सिल्वर सोल्डर का उपयोग सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि धातुओं की वस्तुओं में जो टांका लगाने के लिए किया जाता है। फिर है कि विद्युत फ्यूज तार टीन और लेड के मिश्र धातु होते हैं विद्युत फ्यूज तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? 65 का होगा ए। तो पौधों में जाइलम का कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जो है लवणों का संवहन करना है। ठीक है, जाइलम को प्रायः कास्ट भी कहते हैं। यह संवहनी ऊतक है। जाइलम का कार्य यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना भी है। पौधे के आयु की गणना जाइलम ऊतक के जो वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। पौधों के आयु के निर्धारण की यह विधि जो है एंडोक्रोनोलॉजी कहलाती है। कहता कि किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? 66 का सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन हीम तथा ग्लोबिन का बना होता है। हीम Fe2+ आयन तथा ग्लोबिन प्रोटीन है। एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन एक ही हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन अणु को लेकर जो है गमन करता है। बिलीरुबिन पीत वर्णक है। यह पीले रंग का होता है। यह प्लाज्मा को रंग प्रदान करता है तथा यदि रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है। और मेलेनिन त्वचा को रंग प्रदान करता है। हीमोसाइलिन कॉपर युक्त पदार्थ है जो आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का में रक्त प्लाज्मा में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कहता है देखिए, कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति जो है प्रदर्शित करता है। तो कहता कौन सा कथन जो है सही है? 67 का यदि देखें सी ऑप्शन देखिए, यानी सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण कार्बन कार्बन बंध SI बंध से प्रबल होता है। ठीक है, तो किसी तत्व के परमाणु के स्व जोड़ने के गुण को जो कैटेनेशन कहते हैं। कैटेनेशन श्रृंखला एक ही तत्व के परमाणुओं के बीच बंधन ऊर्जा, आकार और बंध की लंबाई पर निर्भर करता है। कैटेशन श्रृंखला गुण प्रदर्शित करने वाला तत्व का उदाहरण है कार्बन, बोरोन, सल्फर, सिलिकॉन। कार्बन से श्रृंखला की उच्चतम प्रवृत्ति होती है क्योंकि उच्च कार्बन कार्बन बॉन्ड ऊर्जा होता है। फिर है कि टेट्रावेलेंसी बड़ी संख्या में बंद होता है और छोटे जो है वितरित आकार जो है इसलिए कम जो है विसरित कक्षक होते हैं। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में क्या होते हैं? तो 23 गुणसूत्र होते हैं। सामान्यतः मानव कोशिका में जो 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर कोशिकाओं से बना है। मानव गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं। गुणसूत्र एक संरचना है जो जीन को धारण करती है। जीन आपके लक्षण निर्धारित करते हैं जैसे आँख का रंग और रक्त प्रकार। शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की सामान्य संख्या कुल 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े होते हैं। वैज्ञानिक के संरचना के आधार पर गुणसूत्र जोड़ों को 1 से 22 तक जो क्रमांकित किया गया है। 23वें जोड़े को X या Y के रूप में लेबल किया गया है। गुणसूत्र के पहले 22 जोड़े ऑटोसोम कहलाते हैं। गुणसूत्र की 23वीं जोड़ी को लिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये तय करते हैं कि पुरुष या महिला पैदा होंगे। महिलाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में 1 X और 1 Y गुणसूत्र। उनके जोड़े में सभी 46 गुणसूत्रों की तस्वीर को कैरियोटाइप कहा जाता है। एक सामान्य महिला जो है कैरियोटाइप को 46 यानी XX लिखा जाता है और एक सामान्य पुरुष कैरियोटाइप को 46 XY लिखा जाता है। कहता है कथनों में से कौन सही है? तो बी, कागज जैव निम्नीकरणीय होता है। कागज जैव निम्नीकरणीय होता है। कागज सेल्यूलोज के बने होते हैं और वह पदार्थ जो प्रकृति में स्वतः ही जीवाणु एवं कवक के प्रभाव से अपघटित हो जाते हैं उसे जैव अपघटनीय पदार्थ कहते हैं। प्लास्टिक जैव अपघटनीय पदार्थ नहीं है, यह इथीन का बहुलक है।
नेक्स्ट कहता है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ए ऑप्शन, यानी अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के बारे में सही है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं। अब देखिए ऑक्सीकरण और अवकरण में अंतर देखिए। प्राकृतिक घटकों द्वारा विघटित किया जा सकता है। अवकरण प्राकृतिक घटकों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है। ऑक्सीकरण इनके विघटित हो जाने से इनका संचयन नहीं होता है। अवकरण इनके विघटित नहीं होने से इनका संचयन होता है। ऑक्सीकरण इनका उपयोग बायोगैस या खाद के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। अवकरण इसमें औद्योगिक तरीकों का उपयोग करके यह पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और एक बार शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।